तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। ये चैप्टर आज हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये चैनल जो है वो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कराता है। अभी के लिए हम लोग जो है वो जितना चैप्टर है उसको रीड कर रहे हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीडिंग चल रही है। यहाँ पे हर लाइन को एक्सप्लेन करना, उसके पीछे के जो बैकग्राउंड स्टोरीज है वो भी आपको बताना, ताकि आपके दिमाग में जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एक स्टोरी लाइन है, वो दिमाग में फिट हो जाए बेसिकली। तो अगर आप क्लास 12 में हैं या फिर इसके अलावा कोई और भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ हमको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जो हम लोग को आज पढ़ना है। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर ये जो चैप्टर है, इसका हम लोग टोटल 4 पार्ट में इसको कवर करने वाले थे। 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है पूरे चैप्टर के लिए। तो जो 3 पार्ट है जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए 1 मिनट में। तो जो तीनों पार्ट जो हमने पढ़ा है, बार बार थर्ड क्यों निकल जा रहा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो तीनों पार्ट हमने पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा। जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा एशियान के बारे में, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट था वो चाइना कैसे एक इकोनॉमिक पावर जो है वो बना अमेरिका के सामने, उसके बारे में हमने जिक्र किया। तो बेसिकली ये तीनों कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर थे। जो अमेरिका जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका वहाँ पर यूनिपोलर वर्ल्ड में अपने आप को एक सुपर पावर एस्टैब्लिश कर चुका था, तो वहाँ पर दुनिया को मल्टीपोलर बनाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो डेवलप हुई, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो पावरफुल बनी। तो उसी में से जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग को दिया गया था उसी को पूरा एक्सप्लेन किया गया। चौथे पार्ट में हम लोग को, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशंस, उसको हम लोग समझेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में चाइना के साथ जो है वो इंडिया का संबंध कैसा है, आज के डेट में कैसा है, शुरू में कैसा था, कैसे चेंज हुआ है समय के साथ, और इकोनॉमिकली चाइना को क्या फ़ायदा है, इंडिया को क्या फ़ायदा है, उसी हिसाब से जो है वो इसको समझना है हमको। तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन तो हमने आपको दे दिया कि हाँ क्या पढ़ने वाले हैं। ये बात एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर आप चैप्टर को शुरू से देखना चाहते हैं तो आपको वो तीनों पार्ट पहले जो है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये चौथा पार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। जो टॉपिक है वो है चाइनीज़ इकोनॉमी वाला पार्ट, तो हम लोग देख लिए थर्ड पार्ट में, ये फोर्थ पार्ट है। हाँ, इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है, इंडिया चाइना रिलेशन। भारत और चीन दोनों का संबंध कैसा जो है वो रहा है हिस्ट्री में भी, और आज के डेट में कैसा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो पढ़ते जाते हैं, उसी बीच में जो है वो पूरा कहानी भी समझते जाएंगे। तो कहता है इंडिया एंड चाइना वेर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। देखिए, अब एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एक वर्ड है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद उस लाइन का बेसिक मीनिंग आपको समझा देंगे। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब विदेशी जो कंट्रोल है किसी भी देश का, किसी भी देश के ऊपर, वो जब होगा तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। जैसे हमारे देश में ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो वो ब्रिटिश एक तरीके से हमारे लिए जो है वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से चाइना के अंदर भी बाहर के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो ब्रिटिश ही क्यों ना हो, ब्रिटेन ही क्यों ना हो, उसका एक इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना में बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ की चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो वेस्टर्न पावर ही डिसाइड कर रही थी। तो इस लाइन से ये हमको बताया जा रहा है कि जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हुआ, जब भारत और चाइना में जो बाहर से कोई इम्पैक्ट पड़ा, उससे पहले, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले इंडिया और चाइना जो है वो एक ग्रेट पावर एशिया में हुआ करते थे। China had considerable influence and control on the periphery of its borders based on its unique territory tributary system। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस अपने आसपास के बॉर्डर स्टेट्स में हमेशा से रहा, शुरू से ही जो है वो चाइना का इन्फ्लुएंस उसके आसपास के बॉर्डर स्टेट्स में रहा है। अब कैसे रहा, तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसका जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है। अब ये ट्रिब्यूटरी सिस्टम क्या है, देखिए, एक ट्रिब्यूटरी तो वो होता है जो एक बड़ी नदी होती है, उसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यहाँ पर ट्रिब्यूटरी वो नहीं है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी किसी को ट्रिब्यूट देना, गिफ्ट देना, है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ ट्रिब्यूटरी सिस्टम क्या था कि चाइना जो है वो अपने आप को एक पावरफुल कंट्री जो है वो दिखाता था अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को। तो जो छोटे छोटे देश है वो चाइना को भी जो है वो सुपीरियर पावर मानने लगे। अब मानने लगे तो बदले में चाइना, क्योंकि अब कोई बड़ा पावर है हमारे सामने में, तो हमको उसका हेल्प तो लेना है, मदद तो लेना है। तो इसके बदले में हम चाइना को क्या करते थे कि कुछ ट्रिब्यूट्स देते थे, कुछ गिफ्ट्स देते थे, और बदले में चाइना जो है वो उन छोटे छोटे देशों को अपनी जो है वो मिलिट्री सर्विस दे रहा है या ट्रेड में जो हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस उसके आसपास के देशों पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा था शुरू से ही, है ना, जब से चाइना जो है वो रिपब्लिक बना है। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि चाइना रिपब्लिक कब बना है, तो 1949 में, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि 1949 में जो है वो चाइना रिपब्लिक बन गया था। कहता है कि एट डिफरेंट
times China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, parts of Indochina and Tibet accepted China's authority. तो जब चाइना में जब से देखिए पिछले पार्ट में, अभी फिर से दोबारा जो है वो हम आपको समझा देते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना जो है वो 1912 तक जो है वो डायनेस्टिक रूल के अंदर चल रहा था। किंग डायनेस्टी थी जो उस समय में वहाँ पर रूल कर रही थी, किंग डायनेस्टी, ठीक है। तो उस समय में जब डायनेस्टिक रूल चाइना में चल रहा था, उसी समय से की ये बात की जा रही है कि जब से हिस्टोरिकल तरीके से देखें तो जब चाइना अपने डायनेस्टिक रूल में चल रहा था, उसी समय से मंगोलिया हो, चाहे कोरिया हो, चाहे इंडो चाइना के कुछ पार्ट्स हो या तिब्बत हो, ये सब चाइना की अथॉरिटी को मानने लगे थे। मतलब ये सब मानते थे कि चाइना जो है वो एक ज़्यादा सुपीरियर जो है वो कंट्री है हम लोग के कंपैरिजन में। इसके बाद चाइना में देखने को मिलता है वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स, इंडिया में भी ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स। तो इंडिया में भी ये देखा गया कि इंडिया के जो है वो बहुत सारे किंगडम्स हो गए या एम्पायर्स हो गए, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस विदेशों तक जो है वो फैलाने की कोशिश की और फैलाए भी, और बहुत जगह जो ये इन्फ्लुएंस दिखता भी है। इन बोथ केसेस दिस इन्फ्लुएंस वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर। तो हर तरीके का इन्फ्लुएंस जो है वो विदेशी देशों, विदेशी जो छोटे छोटे देश है वहाँ तक जो है वो चाइना का और इंडिया का दोनों का इन्फ्लुएंस जो है वो रहा एक समय तक। हाउएवर द रीजन्स वेयर इंडिया एंड चाइना एक्सरसाइज्ड इन्फ्लुएंस रेयरली एवर ओवरलैप्ड। तो जहाँ जहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है या जहाँ जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, दोनों जगह पर हमको ये देखने को मिलता है कि दोनों जगह कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हुए। मतलब चाइना और इंडिया का कभी इनकाउंटर नहीं हुआ था पहले कि भाई तुम हमारे एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो या कब्जा कर रहे हो, तो ऐसा कोई हुआ नहीं। दोनों का एरिया जो है वो एकदम कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग अलग था, एक साथ कभी भी ओवरलैप नहीं किया। तो उस समय में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था कोई दोनों के बीच में। Thus, there was limited political and cultural interaction between the two। इसी वजह से कभी भी दोनों देशों के बीच में शुरू में, हिस्टोरिकल बात है यहाँ पर कि शुरू में जो है वो कभी भी कोई भी ऐसा इंटरेक्शन दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ, चाहे वो कल्चरल इंटरेक्शन हो चाहे पॉलिटिकल, क्योंकि दोनों अपने अपने एरिया पे जो है वो अपना अपना काम कर रहे थे। एक दूसरे के एरिया के साथ जो है वो कोई मिलाप था नहीं, तो निश्चित है कि कोई भी ना इशू होगा, ना कोई मिलाप है, ना कुछ नहीं है बस। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कोई भी कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ फेमिलियरिटी जो है वो नहीं शो कर पा रही थी, एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थी, जान पहचान कुछ था नहीं एक तरीके से, है ना। दोनों के कल्चर को भी हम नहीं जान पा रहे थे एक दूसरे के। जब 20th सेंचुरी की बात आती है, जब दोनों नेशन जो है वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है वो कुछ डिफिकल्टी देखने को मिलती है, इवॉल्विंग अ फॉरेन पॉलिसी टू डील विद ईच अदर। तो जब 20th सेंचुरी का समय आता है, अब 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर जो है वो 2000 तक, अब उस बीच में जो है वो चाइना और इंडिया दोनों के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो दोनों देशों में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें बदल रही थी, है ना। जैसे चाइना अभी जो है वो 1949 में रिपब्लिक बनता है, हमारा देश भी 1947 में जो है वो आज़ाद होता है, इसके बाद हमारे देश का बंटवारा भी हो जाता है। तो उस तरीके से बहुत सारा चैलेंजेस है जो दोनों देश जो है वो फेस कर रहा था। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि दोनों का रिलेशन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। हालांकि शुरू में तो था कि भाई अच्छा रिलेशन है, लेकिन 1950s के बाद जो है वो ये रिलेशन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और यहीं पर ये बात कहा गया है कि जब 20th सेंचुरी में दोनों नेशन आपस में एक दूसरे के सामने आए या मिले, तो वहाँ पर जो है वो निश्चित है, क्योंकि पहले से कोई कनेक्शन था नहीं, तो इसीलिए बहुत सारा डिफ़िकल्टी जो है वो आया। किस चीज़ के लिए? फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक दूसरे के साथ डील करने में जो है वो परेशानी देखने को मिली दोनों देशों में, क्योंकि कोई पहले से भी कॉन्टैक्ट नहीं था, फिर उसके बाद सब अपने अपने समस्या में उलझे हुए थे, तो ये कह सकते हैं। अब बात करता है कि आफ्टर इंडिया रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, देयर वाज होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ऑफ एशिया पर्टिकुलरली। तो क्योंकि पहले से कोई कनेक्शन नहीं था, बाद में जब कनेक्शन हुआ तो निश्चित है कि भाई सबका अपना अपना समस्या था। इंडिया इधर आज़ाद हो रहा था, उधर ब्रिटिश जो है वो अपने चाइना जो है वो अपने यहाँ से फॉरेन पावर को जो हटा रहा था, डायनेस्टीज रूल को ख़त्म कर रहा था। तो इन सब में एक बात ये समझ में आया कि जब ये सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मान लीजिए 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए, 49 में वो रिपब्लिक बन गया, तो फिर पूरी दुनिया को, इनफैक्ट पूरे एशिया में बेसिकली एक उम्मीद था कि भाई हो सकता है कि ये दोनों देश जो है वो आगे जाकर एक दूसरे के साथ बढ़िया रिलेशन बनाए। और क्योंकि दोनों देश जो है वो पावरफुल रहे हैं शुरू से, एशिया के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो ये जो है वो एक नया जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है वो इनका एक योगदान होगा और बेसिकली एशिया को जो है वो और मजबूती मिलेगी। ऐसा उम्मीद था कि दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे तो एशिया के लिए भी बढ़िया होगा, वर्ल्ड लेवल पर जो है वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। और थोड़े समय के लिए ये हुआ भी। चाइना और इंडिया का रिलेशन बहुत बढ़िया था। जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में इंडिया और चाइना की पॉलिसी जो है वो शुरू में बहुत बढ़िया थी। उसी समय जो है वो ये कहावत निकला था, हिंदी चीनी भाई भाई,
ठीक है। तो ये हम लोग आज भी कभी कोई यूज़ कर लेते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये कहावत उसी समय में जो है वो स्लोगन जो है वो चल रहा था, ठीक है। However, Chinese aggression on the Indian border has marred that hope. लेकिन कुछ समय के बाद 1950s के बाद धीरे धीरे चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस इंडिया के बॉर्डर लाइन पर जो है वो होने लगा, है ना। वहाँ पर इंडियन बॉर्डर पर देखा गया कि भाई चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, ठीक है। इसके बाद है कि soon after independence both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of Sino-India border। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है इंडिया चाइना रिलेशन में। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई का जो है वो स्लोगन चल रहा है, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब चाइना जो है ना वो क्या करता है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखेंगे तो जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए कि ये जो इलाका है ये नेपाल का इलाका है ना, ये जो इलाका है इसको हम लोग नेपाल मान लेते हैं। इसी के ऊपर का जो इलाका है ये होता है तिब्बत का इलाका, और उसी के ऊपर जो है वो फिर चाइना आता है, ठीक है। तो चाइना क्या चाहता है ना, चाइना चाहता है कि तिब्बत पर जो है वो कंट्रोल कर ले। और ये कब का समय है, ये 1950 का टाइम है। उस समय में चाइना ये चाहता है कि हम किसी तरीके से तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर ले। तिब्बत चाहता नहीं था उस समय में चाइना का पार्ट बनना, ठीक है। तो 1959 में, हम आपको स्टोरी जो है वो प्रॉपर समझा ही देते हैं। 1959 में तिब्बत के जो हेड थे, जिनको दलाई लामा बोला जाता था, वो क्या किए, वो जो है वो इंडिया आ गए चाइना से डर के, क्योंकि चाइना को उनको डर था कि चाइना जो है वो तिब्बत पे हमला कर देगा, और तिब्बत पे हमला करके इनका जो है वो, इनको डेथ एक तरीके से डर हो गया था कि भाई हमको मार देगा करके। तो इन्होंने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए भारत में जो है वो शरण ले ली। उस समय में इंडिया चाइना का रिलेशन बढ़िया था, लेकिन जैसे ही दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी अपने यहाँ, तो फिर चाइना इस बात से गुस्सा हो गया कि भाई आप क्यों जो है वो उसको अपने यहाँ जो है वो रहने दिए और करके उसको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ से चाइना जो है वो इंडिया का एक तरीके से दुश्मन कहिए उसी तरीके से ट्रीट करने लगा उसको। और फिर वही बाद में जाकर जो है वो 1962 में चाइना के साथ जो है वो वॉर हो जाता है हमारा, इसी इशू को लेकर बाद में, ठीक है, बॉर्डर इशूज़। कि वो चाइना कहता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा हिस्सा है। उसके बाद लद्दाख में जो है वो इलाका है, यहाँ पर उसका कहना है कि ये वाला जो इलाका है ये भी जो है वो चाइना के अंडर ही आता है। तो इस सब डिस्प्यूट को लेते हुए जो है वो 1962 में इंडिया चाइना वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर किया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद दोनों देश जो है वो डिफरेंसेस में जो है वो उलझ गए, क्योंकि चाइना जो है वो तिब्बत के ऊपर जो है वो ओवरटेक करना चाह रहा था 1950 में। और इसके बाद जो है वो सीनो इंडिया बॉर्डर, सीनो इंडिया मतलब चाइना, इंडो चाइना की बात हो रही है, तो वो बॉर्डर इशूज़ भी जो है वो साथ साथ चलते रहे। चाइना एंड इंडिया वेयर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इन 1962, जो बात अभी हम आपको बता रहे थे कि 1962 में जो है वो इंडिया चाइना का वॉर हो गया था। ओवर कंप्लीटिंग टेरिटरी क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन दी अक्साई चीन रीजन ऑफ, एक सेकेंड इसको हटाए थे, अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख। तो चाइना जो है वो बेसिकली क्लेम कर रहा था अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और अक्साई चीन जो इलाका है लद्दाख में उसके ऊपर। तो जैसा अभी हमने आपको मैप में भी जो है वो बताया, यहाँ समझाया कि ये जो इलाका है इसके लिए जो है वो चाइना डिस्प्यूट कर रहा था कि अक्साई चीन का इलाका है। और इधर अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखने जाएँ तो यहाँ का इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो वो जो इलाका है, जो स्टेट है, उसको वो कह रहा था कि वो चाइना का ही है। तो इसी पर जो है वो काफ़ी सारा डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिला। और एक बहुत, मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा लड़ाई था जहाँ इंडिया को बहुत नुकसान हुआ उस समय में, ठीक है। और वो जो एरिया अक्साई चीन वाला जो कह रहा था वो अभी भी चाइना के कब्जे में ही है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत सारा इलाका जो है बहुत समय तक वो कहता था कि वो उसी का है। फिर बाद में जाके इंडिया और चाइना के रिलेशन में जब सुधार आया तो फिर बाद में वो इंडिया के जो है वो अभी कब्जे में है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वो कहता तो यही है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। तो ये डिस्प्यूट जो है वो तो चलता रहता है। लेकिन 1962 की बात करें तो उस समय में इंडिया को जो है वो बेसिकली उस वॉर में एक तरीके से हार ही जो है वो हम लोग को झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ये है, अब उसके पीछे कारण बहुत सारा है, तो वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया चाइना वॉर हुआ कैसे, क्यों हुआ, पूरा मतलब डीप में तो अभी नहीं जाने की ज़रूरत है। अभी आपको जो कहानी जितना जानना था वो हमने आपको बता दिया है। तो ये जो है वो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि एक तो 1947 में ही जस्ट हम लोग जो है वो आज़ाद हुए थे 1947 में, और उसके बाद ठीक 15 साल के बाद जो है वो 1962 में इंडो चाइना वार हो जाता है। यहाँ पर हम लोग हार जाते हैं। तो जो हमारी नई नई सरकार थी उसके लिए भी जो है ये बहुत बड़ा एक तरीके से दुखद घटना था, और ये हमारे लिए एक तरीके से कमज़ोरी ही साबित हुई, ठीक है। हालांकि उसके मल्टीपल कारण थे, तो वो अलग टॉपिक है। द कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेज had a long term implication for India China relation। और ये जो लड़ाई हुई
इसका इम्पैक्ट इंडिया चाइना रिलेशन में बहुत लंबे समय तक हम लोग को देखने को मिला, जहाँ कि इंडिया को जो है वो बहुत भारी नुकसान मिलिट्री लेवल पर भी हुआ और ऐसे भी जो है वो इंडिया जो है वो उसमें हार ही गया था। बहुत सारा जो है वो डेथ हुआ हो, चाहे जो भी है, एरिया कैप्चर हो गया, ये सब चीज़ जो है वो नुकसान हम लोगों को देखने को मिला था। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वे डाउनग्रेडेड अंटिल 1976 और इसी का जो है वो रिजल्ट यही रहा कि बाद में जो रिलेशन है वो बहुत बुरे स्तर पर जो है वो भारत चाइना का चला गया था और 1976 तक जो रिलेशन था वो खराब ही चल रहा था। बाद में देयर आफ्टर रिलेशन बिटवीन the two countries began to improve slowly after the change in China's political leadership from the mid to late 1970s. China's policy became more pragmatic and less ideological. तो अब क्योंकि देखिए, अगर आपने चाइना वाला पार्ट ध्यान से, मतलब पिछला वाला पार्ट अगर ध्यान से सुना है, तो वहाँ पर आपको 1976, 1977 ये सब जो समय था, 1976, 78 ये सब जो समय था, यहाँ पर चाइना जो है वो अपने यहाँ रिफॉर्म कर रहा था। ठीक है, पहले जो है वो चाइना की पॉलिसी क्या थी कि हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, अपना देश है, अपना सरकार है, उस हिसाब से चलेगा। 1976-78 के आसपास चाइना को रियलाइज़ होने लगा कि अब हमको जो है वो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम अगर दुनिया के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो अपने डेवलपमेंट को करने के लिए उसने जो है वो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता अपनाया, जिससे कि मार्केट और बड़ा हो सके, मार्केट में जो भी पैसा जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो, उसके यहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो। तो इस नज़रिए को देखते हुए चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ धीरे धीरे और बेहतर वहाँ पर उस समय से होता गया। लेकिन 1976 तक, जब तक चाइना रिफॉर्म नहीं किया था, तब तक जो है वो रिलेशन खराब ही माना जा सकता है, क्योंकि 1962 के वॉर में हम लोग को नुकसान बहुत झेलना पड़ा था। तो वही बात कह रहा है कि जब 1970s के मिड से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि चाइना का जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल बन चुका है और लेस आइडियोलॉजिकल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। वो बस ये देखता है, आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं रहता है बेसिकली कि भाई मेरे धारणा है कि हमको किसी से नहीं व्यापार करना है तो नहीं ही करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है वो अपने सोच समझ के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उसको बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ पर वो काम अपना कर रहा है चाइना। So it was prepared to put off a settlement of contentious issues while improving relation with India. तो ये लगा था कि भाई जो भी इश्यूज इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे हैं वो धीरे धीरे उनके सेटलमेंट भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है बहुत सारा जो है वो सीरीज ऑफ टॉक्स हुआ, चाइना और इंडिया में बहुत बातचीत हुई और इसके बाद जो है वो बॉर्डर इशू जो है वो धीरे धीरे जो है वो रिजॉल्व हुआ भी, जिसका शुरुआत जो है वो 1981 में हो चुका था। तो बेसिकली इंडिया और चाइना का रिलेशन एक ऐसा है ना कि रोलर कोस्टर की तरह है, कभी एकदम बढ़िया था, फिर उसके बाद तिब्बत के जब दलाई लामा वहाँ से फरार होकर इंडिया में शरण ले लिए तो फिर वहाँ से रिलेशन और ख़राब होने लगा। फिर उसके बाद जो है वो बहुत डाउनग्रेड हुआ 1962 में, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, वहाँ पर हम लोग हार गए। फिर उसके बाद वहाँ से जो है वो 1976 तक वो रिलेशन और नीचे ही जाता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो 1976 से जब चाइना में रिफॉर्म हुआ तो फिर उसको लगा कि भाई दुनिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह हमको रिलेशन मेंटेन करके चलना है, तो फिर इंडिया के साथ उसका रिलेशन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 1980s में बहुत सारा जो है वो टॉक्स, बहुत सारा पीसफुल एग्रीमेंट वगैरह जो है वो चाइना के साथ हुआ, जिससे कि ये समझ में आता है कि चाइना से अब रिलेशन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये बात 1980s तक की है। Since the end of the Cold War, there has been significant changes in India-China relation. तो जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1991। तो जब से 1991 हुआ तब से बहुत सारा चेंजेस जो है वो हमको इंडिया चाइना रिलेशन में देखने को मिलता है। देयर रिलेशन नाउ हैव अ स्ट्रैटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन। अब के डेट में क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे डेवलप किया, अब इंडिया जब डेवलप कर रहा है तो चाइना को लगा कि भाई इंडिया एक बड़ा मार्केट बन सकता है हमारे लिए, तो उस हिसाब से इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक हो गया। इंडिया को भी लगा कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तो और अच्छा ही बात है। और 1991 तो एक ऐसा समय था जहाँ हमारे देश में जो है वो परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो वहीं पर जो है वो हम लोग भी प्राइवेटाइजेशन का एक रास्ता खोले थे। एलपीजी कॉन्सेप्ट उसको आप समझते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जो दूसरा बुक है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें इंडिया की पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है, उसमें आपको ये बताया जाएगा ज़रूर। तो वही ये कहा गया है कि 1991 के बाद इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत हद तक स्ट्रेटेजिक भी था और इकोनॉमिक डायमेंशन में भी देखा गया था। Both view themselves as rising power in the global politics and would like to play a major role in Asian economy and politics। तो दोनों देश का जो है वो यही सोचना था कि अब हम लोग भी जो है वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो बना रहे हैं और एशियन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी हम लोग को जो है वो बड़ा रोल प्ले करना है, क्योंकि एशिया की सबसे दो बड़ा देश अगर एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो खैर पॉपुलेशन के हिसाब से तो दुनिया में ही टॉप 2 कंट्री है ये दोनों, तो एशिया में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है ना। हालांकि और भी देश है एशिया में जो डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस हमेशा जो है वो एशिया के पूरे पॉलिटिक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। अब इसके बाद 1988 में देखें तो उस समय के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने जो है वो चाइना विजिट किया
दिसंबर 1988 में, और वहाँ पर जो है वो ये देखा गया कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो और बेहतर जो है वो हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। Since then, both government have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the border. अब वहाँ से 1988 के बाद जब राजीव गांधी के साथ चाइना का जो है वो बातें हुई, फिर उसके बाद रिलेशन और बेहतर होने लगा, तब से देख रहे हैं तो बॉर्डर पे जो है वो जो भी है वो शांति के साथ जो है वो जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको जो है वो सॉल्व किया जा रहा है, और फिर उसको जो है वो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है बेसिकली। तो बॉर्डर पे शांति है, ये बात यहाँ पर समझाया हुआ है। They have also signed agreement on cultural exchanges and cooperation in science and technology. ये भी बात हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारा एग्रीमेंट जो है वो बाद में साइन किया गया। एंड ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, और बहुत सारे बॉर्डर पोस्ट जो है वो 4 बॉर्डर पोस्ट मेजरली जो है वो खोले गए ट्रेड के लिए इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो अगर 1999 से देखा जाए तो 30% पर ईयर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा ही खबर है ट्रेड के हिसाब से देखा जाए, हर साल जो है वो 30% ट्रेड बढ़ जाना। अ मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजियस और रिलेशन विथ चाइना हैज़ इमर्ज। तो इसी चीज़ को देख के ये लगता है कि भाई इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो ट्रेड जो है वो आगे बढ़ रहा है। 30% पर ईयर छोटा नंबर नहीं होता है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें, बायलैटरल ट्रेड होता है जब 2 देशों के बीच में ट्रेड होता है। इंडिया और चाइना के बीच में देखा जाए तो ये $338 मिलियन से बढ़कर, जो कि 1992 में था, अब हो गया $84 बिलियन जो है वो हो गया है 2017 में। तो ये भी एक बहुत बड़ा जंप है जो देखने को मिलता है कि हाँ ट्रेड जो है वो बढ़िया हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad. तो अब जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ पे दोनों देश जो है वो कोऑपरेट करने का फैसला किए हैं, और धीरे धीरे कोऑपरेट कर भी रहे हैं। जिस इशू पर पहले कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, अब जो है वो उस पर ये लोग कोऑपरेट करके साथ साथ जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एनर्जी डील्स की बात करें तो एट द ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया और चाइना का जो है वो एक ही तरीके का सिमिलर पॉलिसी पे ही जो है वो काम कर रहे हैं, और वहाँ पर भी जो इन दोनों का रिलेशन है ट्रेड के हिसाब से सही जो है वो चल रहा है। अब एक और बड़ा मेजर जो है वो अपडेट है जो आया समय के साथ, जो चेंज आया वो ये था कि इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है वो जब न्यूक्लियर स्टेट बना तो वो 1998 में जो है वो पोखरण का टेस्ट हुआ था, इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो इंडिया का पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया मेजरली अमेरिका है ना, और रशिया भी, मतलब रशिया तो फिर भी ठीक है इंडिया के पक्ष में था लेकिन शुरू में नहीं था। तो अमेरिका और रशिया जो है वो ये लोग चाहते थे कि भाई कोई भी और देश, और भी जितने भी, जैसे चाइना भी ये नहीं चाहता था, या और भी जो फ्रांस है, जैसे ब्रिटेन है, तो यूएन बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो है वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी देश जो है वो अब न्यूक्लियर स्टेट बने। लेकिन इंडिया को लगा कि भाई नहीं, हमारे ऊपर तो भाई पाकिस्तान से भी खतरा है, चलिए पाकिस्तान तो फिर भी तब तक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है तो चलिए पाकिस्तान को छोड़ दें। लेकिन चाइना से तो खतरा है, क्योंकि चाइना पहले से भी न्यूक्लियर स्टेट है, तो वो हमारे ऊपर अगर न्यूक्लियर बम मार देगा तो हम क्या करेंगे। तो हमको जो है वो उससे बचने के लिए खुद का न्यूक्लियर वेपन तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो 1998 में इन सारी चीज़ों को देखते हुए, पाकिस्तान, चाइना और इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया जो है वो अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। अमेरिका इसके खिलाफ था, यूएन इसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया ने ये किया। और इसको जस्टिफाई करने के लिए उसने कारण क्या दिया कि भाई चाइना जो है वो हमारे ऊपर जो है वो हमला कर सकता है, इसीलिए हमको, क्योंकि हमारा पड़ोसी है भाई, उसके पास है तो हमारे पास भी होना ज़रूरी है। It is true that China was seen as contributing to build up Pakistan's nuclear program। अब ये भी इस बात सही है कि भाई चाइना जो है वो तो पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो एक तरीके से हेल्प कर रहा है। जब 1971 में, आपको पता होगा 1971 में इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, उस समय में बांग्लादेश जो है वो बन गया था। 1972 से ही पाकिस्तान जो है वो शुरू कर दिया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना। और हम लोग का जब 1998 में जाके बना तो पाकिस्तान भी जो है वो 1998 में मई के अराउंड जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बना लिया था। तो ये तो खतरा हमारे लिए है कि भाई दोनों पड़ोसी देश के पास न्यूक्लियर रहेगा और हमारे पास नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो खुद से बना लिया था। China's military relation with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interest in South Asia। और चाइना का जो मिलिट्री रिलेशन जो है वो बांग्लादेश के साथ, मतलब चाइना जो बांग्लादेश को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है या म्यांमार को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, वो इंडिया के लिए एक तरीके से थ्रेट देखा जाता है, एक तरीके से एक प्रॉब्लम ही है जो देखा जाता है। इंडिया कभी नहीं चाहता कि इस तरीके का चाइना जो है वो डील करे किसी के साथ। However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two। लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से जो है वो दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अच्छा,
कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइन तो ये भी है कि भाई जो इज दैट द टॉक्स टू रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन हैव कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन। तो जो भी बाउंड्री इश्यूज को जो भी रिजॉल्व करने का जो बातचीत चल रहा है दोनों देशों के बीच, वो अभी तक जो है वो चल रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई उसमें जो है वो वाद विवाद नहीं है, वो कंटिन्यू जो है वो बातें चल रही है। प्लस इंडिया और चाइना का जो है वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इससे जो है वो ये समझ में आता है कि आगे चल के कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू इन सब चीज़ों पर नहीं होने वाला है। इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स ऑफिशियल्स विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। आज के डेट में देखा जा रहा है कि इंडिया से भी जो है वो लोग जा रहे हैं बीजिंग में चाइना से मीटिंग करने के लिए। चाइना के भी लोग जो है वो मेजर जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग आ रहे हैं न्यू दिल्ली में। तो कहने का मतलब ये जो आना जाना लगा रहता है, इससे दो देश के बीच में रिलेशन और बढ़िया ही होता है। बोथ साइड्स आर नाउ बिकमिंग मोर फेमिलियर विथ ईच अदर, तो एक दूसरे को ज़्यादा जान पहचान रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो वो भी बढ़ा है, कम्युनिकेशन लिंक बढ़ा है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दोनों देश का, सबको अपने अपने आप को डेवलप करना है और ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, ग्लोबल कंसर्न है, ये सब चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साउंड रिलेशनशिप बनाने में जो है वो दोनों देशों को मदद करता है। दोनों देश जो है वो दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ में है और अगर दोनों देश आपस में एक साथ जो है वो मिलकर रहेंगी तो निश्चित है दोनों देश को तो फ़ायदा है, दुनिया को भी फ़ायदा है। अगर अभी के समय में देखा जाए तो जो रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, उसको थोड़ा सा जो है वो डाउन स्लाइड देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि अगर अभी रिसेंटली देखें, 2016 देखें, 2020 देखें, है ना, तो इन समय में हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई बॉर्डर इश्यूज़ है ना, जैसे गलवान वैली पे जो है वो एक तरीके से जो इशू चला था, है ना, तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग समझते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि हमारे दोनों देश के बीच में सिचुएशन उतना भी बढ़िया है नहीं। तो कुछ रिसेंट जो इश्यूज़ है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे मैंने आपको बताया गलवान का जो इशू है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, चाइना और पाकिस्तान जो साथ में मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उससे भी जो है वो इंडिया को दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि बाद में ये लोग इंडिया के खिलाफ ही जो इस्तेमाल करेंगे इसको। चाइना सपोर्ट जो पाकिस्तान को जो दे देता है यूनाइटेड नेशन के मीटिंग में। अब वहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इंडिया में जो है वो बहुत सारा जो है वो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना। एक बार जो है वो एयरप्लेन को ही जो है वो गांधार हाईजैक बोलते हैं उसको, उसके बारे में आप लोग को जो है वो बाद में कभी बताया जाएगा। तो ये जो गांधार हाईजैक था, इसमें जो है वो इंडिया का ही प्लेन है जिसको हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करके जो है वो लेके चला गया था गांधार अफगानिस्तान में। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो फिर उसके बदले में ये कहा गया था कि अगर आपको प्लेन को हाईजैक होने से बचाना है या पैसेंजर्स को बचाना है तो बदले में आपको टेररिस्ट को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इंडिया को जो है वो मजबूरी वो टेररिस्ट लोग को छोड़ना पड़ा था। बाद में वही टेररिस्ट जिसका नाम था अजद मसूद है ना, अजद मसूद अजहर है ना, मसूद अजहर है, ठीक है, मसूद अजहर है, अजहर मसूद बोल रहे हैं, मसूद अजहर है। तो ये जो है ना, ये उस समय का टेररिस्ट था जिसको छुड़ाया गया था, तो उसको जो है वो प्लेन हाईजैक करके उसको छुड़वा लिया। और उसके बाद जो है वो यही टेररिस्ट था जो बाद में जो है वो इंडिया में बहुत सारा बॉम्ब ब्लास्ट भी कराता है। फिर उसके बाद जो है वो 2008 में जो मुंबई में जो हमला होता है उसमें भी जो है वो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का हाथ होता है। तो कहने का मतलब है कि इसको फिर इंडिया ये चाह रहा था कि इस मसूद अजहर को जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है वो घोषित, ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित कर दिया जाए। तो ये यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा, लेकिन यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है और सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 5 परमानेंट मेंबर है। हमने पढ़ा है इस बात को, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया और रशिया हो गया। और ये पांचों के पास एक वीटो पावर होता है कि कोई भी अगर वोटिंग हो रहा है तो उसमें जो है वो ये अपना वोटिंग कैंसिल कर देगा, और जब अपना वोटिंग कैंसिल कर देगा तो सब कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। मतलब इसके पास वीटो पावर है कि ये चाहे तो डिसीजन को बदल सकता है। उसी वीटो पावर का इस्तेमाल करके चाइना जो है वो इस आदमी को, मसूद अजहर को जो है वो आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने नहीं दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे जगह पर जो है वो चाइना इंडिया का विरोध किया है और पाकिस्तान का साथ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हाँ भाई, चाइना जो है वो हमारे साथ उतनी दोस्ती नहीं निभा रहा है जितनी निभानी चाहिए उसको। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान में जो है वो देखने को मिलता है यूएन में, पाकिस्तान की तरफ, अगेंस्ट इंडियाज मूव टू काउंटर टेररिज्म एंड सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर इट। तो भारत जो है वो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जो है वो बात करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी बात होता है तो उसमें चाइना जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है। तो ये एक समस्या है जो हम लोग को रिसेंट टाइम्स में देखने को मिली। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई हैं। तो चैप्टर तो बेसिकली यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2 और कंट्रीज़ है जिसके बारे में जो है वो बताया हुआ है, एक है जापान और दूसरा है साउथ कोरिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है वो हम लोग को थोड़ा सा जान लेना चाहिए, शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि ये बॉक्स में है तो एग्ज़ाम में उतना सीरियसली इसको नहीं देखा जाता है, मगर फिर भी आप देख लीजिएगा ना, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई गलत चीज़ तो है नहीं।
तब क्या क्या दिया हुआ है जापान के बारे में ये देखिए। अब देखिए जापान में तो टेक्नोलॉजी के बारे में ही दिया रहेगा ज़्यादातर, है ना। तो देख ही रहे हैं, आपको बगल में एक पिक्चर दिख रहा होगा जहाँ पर रोबोट है ना। लिखा हुआ है ASIMO द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट वॉकिंग विथ अ पर्सन वाइल होल्डिंग हैंड। तो ये जो रोबोट है ये जो है वो सबसे मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इस तरीके से जापान तो टेक्निकली जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है इस तरीके से। तो जापान के बारे में जो बात है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपने जो है वो जापानीज़ ब्रांड के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, माजदा है। तो ये सब ब्रांड्स है। ये सब का रेपुटेशन है कि ये लोग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। जापान के पास जो है वो नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है और इम्पोर्ट जो है वो इसका ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो इसको इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। खुद के पास तो नेचुरल रिसोर्स है नहीं, फिर भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। और इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो और ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस देखने को मिलता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि आपको ये पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ही 1945 में ही, मई 1945 कहिए, तो यहाँ पर जो है वो अमेरिका क्या करता है, जापान के ऊपर 2 गो जो है वो न्यूक्लियर बम जो है वो गिरा देता है, एटम बम गिरा देता है 2 गो। कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। तो ये 2 जगह पर जो है वो एटम बम गिरा देता है। इसकी वजह से सोच लीजिए जापान को जो है वो बहुत नुकसान होता है। आज भी उसका जो है वो इफेक्ट देखने को हम लोग को मिल रहा है। 1945 की बात है ये, तब भी। तो कहने का मतलब फिर भी इस सब चीज़ से वापस आके जापान जो है वो अपने आप को एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री में जो है वो बना के अपने आप को कन्वर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये कब बना? 1964 में। 2017 में इट इज़ द थर्ड, अगर 2017 के हिसाब से देखें, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ये। और ये एक ओनली एशियन मेंबर है जो G7 का मेंबर है। तो G7 एक ग्रुप है जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ का जो है वो ग्रुप है, बड़े बड़े पावर्स का ग्रुप है। वहाँ पर जापान जो है वो एकमात्र एशियन मेंबर है G7 का, और पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो ये बन चुका है। इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन दी वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन के हिसाब से इसका जो रैंक है वो 11th है। जापान ये एकमात्र देश है जिसने जो है वो डिस्ट्रक्शन झेला है, किस चीज़ का? न्यूक्लियर बम का, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द बजट ऑफ UN। तो यूनाइटेड नेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो ये करता है, 10% ऑफ द टोटल का कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कर रहा है। अपने यहाँ जितना भी पैसा है इसके पास, इसका 10% पैसा जो है वो ये यूनाइटेड नेशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यूनाइटेड नेशन को जितना कंट्रीब्यूशन मिलता है उसका 10% अकेला जो है वो जापान दे रहा है। ये इसका सही मतलब है कि यूनाइटेड नेशन को जितना ही पैसा मिल रहा होगा बाकी देशों से, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो, सबसे ज़्यादा क्या, 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो अकेले जापान से मिल रहा है। जापान है सिक्योरिटी अलायंस US के साथ है 1951 से, है ना। जब US अमेरिका ने जो है वो इसके ऊपर बॉम्ब गिराया तो बाद में एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया कि कभी अगर आपको कभी भी कोई भी मिलिट्री का असिस्टेंस चाहिए तो वो अमेरिका ही जो है वो जापान को देती है। एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज द सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 9 में कि अगर मान लीजिए हमारे देश को ज़रूरत होगा तो हम लोग अपने देश को बचाने के लिए वॉर जो है वो लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है। और हम लोग को जो है वो फोर्स को, मतलब अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम जो है वो वॉर भी कर सकते हैं, हम हथियार भी उठा सकते हैं। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो डिस्ट्रक्शन झेला है। तो कल अगर मान लीजिए कोई भी उस समस्या होता है तो वो अपने संविधान में लिखा हुआ है कि जापान जो है वो कभी भी हथियार उठा सकता है। ऑल्दो जापान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो उसके GDP का मात्र 1% है और ये 7 लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। ठीक, अब कह रहे हैं कि कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, डू यू थिंक जापान कैन इफेक्टिवली फंक्शन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर? तो देखिए, अब अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर अगर बनना हो वो भी अमेरिका का, तो ये मुश्किल है जापान के लिए। क्यों? क्योंकि जापान को जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो तो अमेरिका से ही मिल रहा है। और लास्टली हिस्ट्री में ये भी देखा गया है कि अमेरिका ने ही जो है वो जापान के ऊपर दोनों एटम बम जो है वो गिराए हैं। तो जापान एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बने, इसका थोड़ा सा मुश्किल चांस हमको लग रहा है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पैसा के हिसाब से जापान जो है वो कहीं से कमज़ोर नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा बात किया गया है साउथ कोरिया का। तो आपको पता है 2 कोरिया, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया का बात बेसिकली यहाँ पर किया हुआ है। तो कहता है कि दी कोरियर पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया, जिसको कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, नॉर्थ कोरिया, जिसको डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलोंग द 38th पैरेलल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो कोरिया को भी जो है वो 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया। कोरियन वॉर हुआ 1950 से 53 तक दोनों कोरिया के बीच में, और
इसी बीच में जो है वो कोल्ड वॉर एरा भी चल रहा था। तो जो साउथ कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, दोनों अपना अपना जो है वो पक्ष डिवाइड कर लिया था, है ना, जैसे कि वो यूएसए और यूएसएसआर वाला है उसी तरीके से, और फिर दोनों जो है वो आपस में लड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये रेवोल्यूशन, दोनों कोरिया जो है वो फाइनली यूएन का मेंबर कब बनता है? 17 सितंबर 1991 को। तो ये डेट याद रख लीजिएगा अगर पूछे कभी तो, यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो है वो बनता है। इसी बीच में साउथ कोरिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। तो एशिया में साउथ कोरिया ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है इसके पास। बिटवीन द 1960s एंड 1980s इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू द इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज मिराकल ऑफ द हान रिवर, सिग्नलिंग इट ऑल राउंड डेवलपमेंट। साउथ कोरिया बिकेम द मेंबर ऑफ OECD इन 1996। तो ये दिखा रहा है कि जो कोरिया है वो अपने इकोनॉमिक पावर में खुद को काफ़ी डेवलप कर रहा है, और इसको जो है वो हान रिवर का मिरेकल भी कहा जाता है, क्योंकि कोरियन वॉर के बाद जिस तरीके से साउथ कोरिया जो है वो डेवलप हुआ है उसको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो है वो माना जाता है। 1996 में ये भी जो है वो OECD का मेंबर बन जाता है। 2017 में जो इसकी इकोनॉमी है वो कही जाती है कि पूरी दुनिया में कितने नंबर पर है? 11th नंबर पे है, और इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो 10th नंबर पे जो है वो आता है। तो कोई कमज़ोर देश नहीं है, ये बहुत मजबूत देश है उस हिसाब से देखा जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए 2016 का, तो इसमें जो है वो साउथ कोरिया का रैंकिंग जो है वो 18 है, जो कि बहुत बढ़िया है। द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, extensive human resource development, and rapid equitable economic and other factors are export orientation, strong redistribution policies, public infrastructure development and effective institution and governance। तो कहा जाता है कि जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इसका रैंकिंग 18 है, ये किस वजह से है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है? तो इसका कुछ कुछ कारण है, जैसे कि यहाँ लैंड रिफॉर्म जो है वो सही तरीके से हुआ है, रूरल डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, है ना, गांव देहात का जो है वो डेवलपमेंट किया गया, तो ऑब्वियसली लोग भी डेवलप हुए होंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो काफ़ी ध्यान दिया गया, बहुत जल्दी इकोनॉमिकली ग्रो कर गया ये। और इसके अलावा जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जिस तरीके से ये करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ जो इस देश का है वो भी बढ़िया है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कर ही रहा है। तो साउथ कोरिया जो है, अब वहाँ के कुछ कुछ ब्रांड्स के बारे में जो है वो यहाँ बताया हुआ है, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गया, हुंडई हो गया, ये सब जो है वो इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारा एग्रीमेंट इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में भी आता है, जिससे ये दिखाता है कि दोनों के बीच में जो है वो कमर्शियल और कल्चरल टाइज जो है वो बहुत सारा है। और यही आपको कह रहा है कि और सारे एग्रीमेंट्स के बारे में आप पता करिए। यहाँ से जो है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आंसर है, इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना। बाद में एक सॉल्यूशन का वीडियो जो है वो आ जाएगा, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का सारा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमने चैप्टर में जो है वो क्या क्या पढ़ा उसको समझिए। देखिए 4 टॉपिक हम लोग पढ़े। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़े कि भाई यूरोपियन यूनियन किस तरीके से बना, क्या उसका मेन मोटिव था, अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो क्या उसका एक तरीके से अचीवमेंट है, या क्या क्या चैलेंजेस है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा एशियान के बारे में भी हमने वही पढ़ा कि भाई एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे बन गया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अब जो है वो ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा चाइना की हिस्ट्री हमने देखी, फिर चाइना को देखा कि ये कैसे एक इकोनॉमिक पावर बन गया है जो आज के डेट में वर्ल्ड की सेकंड जो है वो बेस्ट इकोनॉमी में आता है। इसके अलावा हमने देखा इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो हमने समझा कि भाई इंडो चाइना का रिलेशन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं दोनों के बीच में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है। तो चैप्टर जो है वो काफ़ी ईजी चैप्टर, अगर आप पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें याद कर लेंगे तो भी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो वैसे तो समझ में आएगा ही। तो यही जो है वो हमारा चैप्टर था। इसके बाद हम लोग जो है वो अब दूसरा जो बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, उसका जो है वो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका भी वीडियो जो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो धीरे धीरे करके जो है वो आ जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक मेरे हिसाब से सारा जो है वो पूरा वीडियो जो है वो आ जाएगा, पूरा सिलेबस जब हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद जो है वो हम लोग रिवीजन के पे चलेंगे, जहाँ पर लाइन बाय लाइन नहीं, एक पूरा क्रक्स रिवीजन जो है वो जैसे 1 शॉट वीडियोस जो है वो उस तरीके से आपको मिलेगा, जिसमें आपको सारा रिवीजन जो है हो जाएगा। तो हम लोग का जो सिलेबस है वो अक्टूबर नवंबर तक सब कुछ रिवीजन करके सब क्लियर हो जाएगा। आपके पास 2-3 महीना और बच जाएगा जिससे कि आप और रिवीजन कर सकें, क्योंकि बेसिकली 12th में आपको लास्ट में 2 एग्जाम देना है, एक बोर्ड देना है, उसके बाद CUET देना है, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी जो है वो प्रॉपर सही समय से हो जानी चाहिए। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।